आज का जो है हमारा लेसन है माखनलाल चतुर्वेदी। कविता है कैदी और कोकिला। पेज नंबर 105 ओपन करेंगे। पेज नंबर 105। माखनलाल चतुर्वेदी कवि हैं कविता के। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। जब वे 16 साल के थे तब वे शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो अध्यापन कार्य है वो छोड़कर उन्होंने मैगजीन निकाली, प्रभा। क्या नाम था मैगजीन का? प्रभा। मैगजीन को हिंदी में कहते हैं पत्रिका। तो उसका संपादन किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। देशभक्त कवि थे, वो देश के बारे में ज्यादातर लिखते थे। उस समय देश पराधीन था क्योंकि उनका जन्म हुआ है 1889 को। ठीक है, तो उन्हें देश से भी प्रेम था और वे एक प्रखर पत्रकार थे। यानी कि जो कुछ कहना चाहते थे वे डंके की चोट पर कहते थे। प्रखर का मतलब है ये। उन्होंने करमवीर प्रताप जो है, जो समाचार पत्र हैं, इनका भी संपादन किया। समाचार पत्र थे उस समय जो निकलते थे, करमवीर और प्रताप, तो उनका भी जो है संपादन इन्होंने किया। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं वो है हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, उन्हीं जो प्रमुख कृतियां हैं। क्या है बेटा? दोबारा रिपीट करते हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, साहित्य देवता, वेणु लो गूंजे धरा, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? पद्म भूषण और साहित्य अकादमी, ये पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, किस उपनाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को? एक भारतीय आत्मा। क्योंकि वे देश से इतना, जैसे आदमी के अंदर आत्मा होती है तो वो देश से भी इतना ही लगाव करते थे। तो इसलिए जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनको एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीन आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। वही उन्होंने देशभक्ति से अलग किस किस से, भक्ति और प्रेम से संबंधित कविताएं भी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। शिल्प क्या होता है बेटा? कविता का सौंदर्य, जैसे शब्दों संबंधी सौंदर्य या उसका जो कविता का जो सौंदर्य है उससे संबंधित उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि भाव से संबंधित उन्होंने अपनी कविताओं में ध्यान दिया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो उन्होंने जो परंपरा से चले आ रहे थे उन छंदों का तत्सम शब्दावली, तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, एक वर्ड आता है तत्सम, एक आता है तद्भव। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं बेटा? जो शब्द हिंदी, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, बिना बदले प्रयोग किए जाते हैं। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं
तो तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, तो उन्होंने जो है अपनी कविताओं में तत्सम शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके साथ साथ उन्होंने उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। जो ब्रिटेन उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। तो जो हमारी कैदी और कोकिला कविता है उसमें जो है कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जैसे उस समय ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिशों ने, अंग्रेज लोगों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, तो उस समय जो है कविता यह लिखी गई कैदी और कोकिला। कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीन सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य है। यानी कि इस कविता में बेटा क्या है कि उस समय जो है जो भारतीय जेल में बंद थे तो अंग्रेज उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, इस प्रकार का वर्णन जो है इस कविता में किया गया है कि किस प्रकार जेलों में जो है भारतीय लोगों को भरा जाता था और किस प्रकार की यातनाएं उनको दी जाती थी, किस प्रकार का बुरा व्यवहार उनके साथ अंग्रेज करते थे। तो इसका वर्णन किया गया है कैदी और कोकिला कविता में। कवि जेल में एकाकी और उदास है। एकाकी मीन्स अकेला है और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है, तो अपने जो मन का दुख है और असंतोष है, अपने मन का दुख और असंतोष जो है वह जो लेखक कवि जो है कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति जो उसके मन में आक्रोश है वो व्यक्त करता है। किससे करता है कवि अपने मन का दुख? शेयर किससे करता है? कोयल से। वह कहता है कि वह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। तो वह कोयल से क्या कहता है कि हे कोयल, तू आधी रात को गा तो रही है, लेकिन जो ये समय है, ये समय जो है मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि देश को आजाद करवाने का, मुक्ति के गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। तो क्या है कि कवि को ऐसा लग रहा है कोयल के गीत सुनकर कि जो कोयल है वह भी पूरे देश को एक जेल के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह आधी रात को चीख रही है। कोयल जो है पूरे देश को एक जेल ही समझने लगी है, क्योंकि जिधर वो देखती है उधर ही अत्याचार हो रहा है, इसलिए वह आधी रात को चीख रही है। कविता शुरू करते हैं बेटा हम। पेज नंबर 107। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और क्यों बार बार रुक रुक कर दोबारा फिर से गाना शुरू कर रही हो? क्यों रुक रुक कर बार बार गा रही हो और क्या गा रही हो? कौन पूछ रहा है? ये प्रश्न शैली में प्रश्न कर रहा है कवि, किससे? कोयल से। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे काव्य सौंदर्य में तो किस शैली का प्रयोग है? प्रश्न शैली का। प्रश्न कर रहा है कौन? कवि माखनलाल चतुर्वेदी। किससे प्रश्न कर रहा है? कोयल से। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों रह रह जाती हो? तुम क्यों बार बार चुप हो जाती हो और फिर गाना शुरू कर देती हो? कोयल बोलो तो। कोकिल होता है कोयल, कि हे कोयल मुझे बोलकर बताओ कि तुम क्या गा रही हो? क्यों रह रह जाती हो? कोयल बोलो तो। क्या लाती हो संदेशा किसका? कोयल बोलो तो। तो कोकिल को क्या कह रहा है कोयल को कवि कि हे कोयल
मुझे बोलकर बताओ, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो जो मुझे सुना रही हो और बार बार थोड़ी देर चुप हो जाती हो और फिर बोलना शुरू कर देती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तो अब कवि क्या कहता है माखनलाल चतुर्वेदी जी, कि मैं जो है यहाँ ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं जेल की, क्योंकि कवि जेल में बंद है और कोयल जो है बाहर कूक रही है, बोल रही है। तो कहता है कि मेरे चारों ओर ऊंची ऊंची काली दीवारों का घेरा है। किसके चारों ओर? कवि के चारों ओर। डाकू चोरों बटमारों का डेरा है। डाकू चोर लुटेरे किनको कहता है? वो अंग्रेजों को। कि मेरे चारों ओर यहाँ पहरेदार हैं। पहले तो ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं मेरे चारों ओर, और फिर भी उनके बाद भी पहरा है यहाँ अंग्रेज लोगों का। तो उनको कहता है डाकू चोर लुटेरे। किनको? अंग्रेजों को। बटमार क्या होते हैं? जो यात्रियों को रास्ते में लूटते हैं। तो मेरे चारों ओर काली दीवारें हैं ऊंची ऊंची, और उसके बाद क्या है कि डाकू चोरों और बटमारों का मेरे ऊपर पहरा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। तो क्या बताता है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को, कि ये लोग मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं देते, कि हम कैदियों को, जितने भी यहाँ बंद हैं, उन सबको ये अंग्रेज इतनी यातना देते हैं, इतना दुख पहुंचाते हैं, इतना कष्ट देते हैं, कि सबसे पहले तो ये हमें पेट भर खाना ही नहीं देते, मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना। हमें जो है ये मरने भी नहीं देते कि एकदम से जो है हमारी मृत्यु हो जाए, तो इतना कष्ट नहीं दे, लेकिन ये तो हमें तड़पा तड़पा कर मारे रहे हैं। कई बार क्या होता था कि लोहे की गर्म सलाखों से जो है शरीर पर दाग किए जाते थे, कोड़े मारे जाते थे। तो इस प्रकार कहता है कि ये हमें एकदम भी नहीं मारते, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारे रहे हैं। कौन कह रहा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। किसके सामने अपनी व्याख्या सुना रहा है? कोयल के सामने। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, कि ये हमें एकदम से मारते भी नहीं और तड़पा रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा। हमारे जीवन पर दिन रात इन अंग्रेज लोगों का बहुत ही कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव है? तम होता है बेटा अंधकार, कि है अंग्रेजों का शासन है, या पूरा अंधेरा छा गया है चारों ओर, या कोई देख ही नहीं पा रहा है कि ये इतनी जो है यातना हमें दे रहे हैं। इन्होंने तो चारों तरफ अंधेरा कर दिया है, सबकी आंखें बंद कर दी हैं, कोई इनके विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहा है। यह शासन है या तम का घेरा? तम मीन्स अंधकार। यह शासन है या इन्होंने चारों तरफ जो है अंधकार फैला दिया है। किसने? अंग्रेजों ने। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर क्या पढ़ा था हमने शब्दार्थ में अभी? चंद्रमा। क्या होता है हिमकर? चंद्रमा। कि जैसे रात काली रात है और कोयल कूक रही है उस रात में, तो कहती है, कहता है कवि कि जैसे यह अंग्रेजों ने चारों ओर अंधकार कर दिया है, तो जो बेचारा चंद्रमा है वह भी निराश होकर चला गया है और रात काली हो गई है। जैसे चारों ओर अंग्रेजों ने अंधकार फैला रखा है, वैसे ही चंद्रमा भी बेचारा निराश होकर चला गया है और रात काली हो गई है। इस समय काली मामई जगी क्यों आली? आली क्या होती है? सखी। तो कवि यहाँ किसको? कोयल को अपनी सखी कहता है। कहता है कि चंद्रमा भी चला गया है निराश होकर, और तू इस समय हे काली माँ मई, काली माँ मतलब काली, तो हे काली कोयल तू इस समय क्या कर रही है? जब चंद्रमा भी अंधकार से निराश होकर चला गया है, तो तू इस आधी रात में क्या कर रही है? क्यों कूक रही है? क्यों बोल रही है? ना चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चारों ओर अंधेरा है, और तू इस आधी रात में क्यों कूक रही है? कौन कह रहे हैं?
माखनलाल चतुर्वेदी जी। किसको कह रहे हैं? किंकर क्या होता है? चंद्रमा। तम क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। बटमार क्या होते हैं? रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले। कोकिल, कवि का नाम क्या है? कविता का? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हुक होती है बेटा दर्द भरी आवाज। हुक क्या होती है? दर्द भरी आवाज। वेदना होती है पीड़ा। क्यों तेरे अंदर से जो है पीड़ा भरे, वेदना भरे स्वर निकल कर आ रहे हैं। जैसे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डला हुआ हो किसी चीज का, कि जो तेरा स्वर है वो दुख से भरा हुआ और बोझिल सा नजर आ रहा है। जैसे कोई बोलता है, अगर वो दुखी है तो उसका स्वर बता देता है ना कि ये आदमी दुखी है। और अगर कोई खुश है तो उसकी जो है एक्सप्रेशन ही बता देते हैं, उसके वर्ड्स ही बता देते हैं। तो इसलिए जो कवि है वो कहता है कि तुम इतनी बोझिल सी और दुख भरी भरी पीड़ा सी आवाज में क्यों बोल रही हो। कोयल बोलो तो, कोयल मुझे बोलकर तो बताओ कि तुम इतनी दुख भरी और पीड़ा भरी आवाज में आधी रात को क्यों कूक रही हो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोयल बोलो तो कहता है कवि कि हे कोयल मुझे बोलकर बताओ कि तुम्हारा क्या लूट लिया गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल मीन्स मधुर, वैभव होता है मौज मस्ती। क्या तुम्हारा जो सुख चैन है वो लूट गया है इसलिए तुम चीख रही हो। क्या तुम्हारा सुख चैन छीन लिया गया है इसलिए तुम चीख रही हो। हे मृदुल वैभव की रखवाली, दूसरों को भी अपनी वाणी से जो है मिठास देने वाली, क्या तुम्हारा कुछ लूट लिया गया है जो तुम आधी रात को चीख रही हो। कोयल की आवाज सुनकर सभी प्रसन्न होते हैं ना। तो कहती है कवि को कि हे मृदुल वैभव की रखवाली, कि तू लोगों को जो है मीठा गाना सुनाती है और तू ही आज दुखी है, तो क्या कारण है मुझे बोलकर बताओ। क्या हुई बावली, क्या तू पागल तो नहीं हो गई है जो आधी रात को चीख रही है। अर्धरात्रि को चीखी कोयल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोयल बोलो तो। क्या तुम्हें किसी जंगल की आग की ज्वालाएं दिखाई दे रही हैं जो तुम आधी रात को चीख रही हो। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि क्या तुम्हें आने वाली क्रांति का तुम संकेत दे रही हो जो हम अंग्रेजों के विरुद्ध करना चाहते हैं। क्या आगे आने वाला जो हमारा शोषण कर रहे हैं अंग्रेज, क्या हम उनके विरुद्ध क्रांति करने जा रहे हैं, क्या तुम उसका संकेत हमें दे रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कि हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो। क्या तुमने जंगल की आग की ज्वालाएं देखी हैं, कोयल मुझे बोलकर बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। तो क्या तुम नहीं देख सकती यह जंजीरों का गहना। जंजीरों को क्या कहा है कवि ने? गहना। कि जो बेड़ियां उसको जेल में डाली गई हैं उनको क्या कहता है कवि? गहना। कि ये मेरे आभूषण हैं। किसको कह रहा है? कोयल को बता रहा है क्या तुम देख नहीं रही हो जो ये मेरे जेल में मेरे को बेड़ियां पहनाई गई हैं, ये मेरे आभूषण हैं, गहना है। हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। ये हाथों में जो हथकड़ियां उन्होंने पहना रखी हैं लोहे की, ये ब्रिटिश लोगों का गहना है मेरे लिए। ब्रिटिश लोगों ने जो मेरे को दिया है वे आभूषण है। कोल्लू का चरख चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कि जैसे कोल्लू जहां गुड़ बनता है, कोल्लू की चरखचू तो जो वो चलाया जाता है लकड़ी का बड़ा सा वो, तो उससे आवाज आती है चरखचू की। तो कहता है कवि कि कोल्लू का जो जब कोल्लू चलता है और उससे चरखचू की जो आवाज आती है, मुझे उसमें भी जीवन की तान सुनाई देती है।
यहाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन मुझे यहाँ चैन नहीं है। लेकिन जैसे मैं बाहर था तो क्या था वहां पर कि जो कोल्हू चलता था और उससे जो चरक चूकी आवाज आती थी, उसमें भी मुझे जीवन की तान सुनाई देती थी कि जैसे यहाँ जीवन है, लेकिन मुझे यहाँ तो बिल्कुल निराशा ही निराशा नजर आती है। कहाँ पर? जेल में। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जब कोल्हू चलता था तो उसमें भी जो है मुझे गाने जैसी मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और अब यहाँ जेल में क्या है कि मैं पेट पेट पर जो है मेरे जैसे मतलब बैल, जो कोल्हू का बैल होता है वो चलाते हैं कोल्हू को, तो यहाँ पर जो मोट है या जो बैलों पर जुआ रखा जाता है, यहाँ पर वो किसके कंधे पर रखा जाता है? हमारे कंधे पर। यानी कि हमारे से यहाँ पर बैलों वाला काम करवाया जाता है जेल में, पशुओं जैसे काम करवाए जाते हैं। जो जुआ किस पर रखा जाता था? बैलों पर। वो यहाँ जेल में हमारे ऊपर रखा जाता है। किसको बता रहा है? कोयल को, कवि, कि मैं हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि यहाँ पर हमारे ऊपर जुआ रख दिया जाता है और मैं उस मोट को खींचता हूँ, कोल्हू का जो लक्कड़ होता है बड़ा सा। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी आह नहीं करता। मुझे कितना ही दर्द दे ये लोग, लेकिन मैं बिल्कुल भी जो है इनको अपना दर्द महसूस नहीं होने देता। इनकी ब्रिटिश लोगों की अकड़ का कुआं मैं खाली कर देता हूँ। ये लोग सोचते हैं कि हम जो है इनकी शर्त को मान लेंगे, जितना ये हमें पेन देंगे, जितना ये दुख दर्द देंगे, ये सोच रहे हैं कि हम इनकी शर्त को मान लेंगे, लेकिन हम जो है इनकी अकड़ को तोड़ देते हैं। हम बिल्कुल आहा तक नहीं करते, चाहे ये हमें कितना भी दर्द दे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली क्या होता है? सखी। क्या बताया है? सखी। तो वो बार बार आली किसे कह रहा है? कोयल को। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी। आली कह रहा है वो कोयल को। तो कहता है कि हे सखी, क्या तुझे दिन में यह जो करुणा है, करुणा क्या होती है? दया। जो ये रुलाने वाली करुणा है, जो तू चीख रही है, जो ये रुलाने वाली करुणा सवर में तू बोल रही है, क्या तुम्हें दिन में समय नहीं लगता? जो तू रात को चिल्ला रही है, रात को चीख रही है, रात को ये गजब ढा रही है, तो क्या तुम्हें दिन में समय नहीं मिलता ये काम करने का? इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? तो कह रहा है कवि कि इस शांत समय में अंधकार को बेद कर मीन्स चीर कर। वेरी गुड। तो बेद कर का मतलब है चीर कर, कि जो अंधकार है चारों तरफ उसे तुम खत्म करके चीर कर भी तुम्हारी आवाज जो है चारों तरफ फैल रही है। तो क्यों रो रही हो? मुझे कारण तो बताओ, मुझे बोल कर बताओ कि हे कोयल, तुम इस अंधकार को चीर कर कैसे बोल रही हो? मुझे बोलकर बताओ, मुझे समझाओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। इस शांत चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो कोयल, बोलो तो, कि तुम चुपचाप, किसी को जो है अंदेशा भी नहीं है इस चीज का कि तुम क्या कर रही हो, और तुम अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के बीज बो रही हो। वही कि विद्रोह करो, अपना जो है हक इनसे लो। तो इस प्रकार की आवाज में तुम लोगों को संदेह भी नहीं होता, तो तुम क्या बोल रही हो? कि जैसे तुम विद्रोह के बीज बो रही हो, लोगों को जो है क्रांति के लिए उकसा रही हो, ऐसा कोयल मुझे बोलकर बताओ कि तुम चाहती क्या हो, बोल क्या रही हो। मैं तो कई आइडिया लगा चुका हूं तुम्हारे कि तुम इसलिए बोल रही हो, तुम इसलिए बोल रही हो। तो कोयल मुझे बोलकर बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। कवि कहाँ पर है? जेल में बंद है। किस कारण बंद है? स्वाधीनता के लिए। और वो अपनी व्याथा किसे सुना रहा है? कोयल को। फिर कहता है काली तू रजनी भी काली,
कि कोयल तेरा रंग भी काला है और रात भी काली है। रजनी मीन्स रात्रि। कि हे कोयल तेरा रंग भी काला है और रात्रि भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो यह ब्रिटिश शासन है यह भी काला है। कि ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं, काम हैं, वो भी काले हैं, इनके भी कारनामे काले हैं। किसी काली लहर कल्पना काली, जो ब्रिटिश शासन जो आज जो है समाज में जो लहर फैली हुई है वो भी काली है। और कल्पना, जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा देश आजाद होगा, हम इस तरह से विद्रोह करेंगे, जो हमारी योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वे भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जो ये मेरी जेल की कोठरी है यह भी काली है, इसकी दीवारें भी काली हैं। टोपी काली कमली काली, और जो मेरी टोपी है जो ये जेल में हमें पहनाते हैं वो भी काले रंग की है, और मेरा कंबल जो इन्होंने दिया हुआ है वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो मेरी लोहे की बेड़ियां हैं ये भी कैसी हैं? काली हैं। पहरे की हुंकृति की व्याली, व्याली क्या बताया था मैंने? सर्पिणी। व्याली क्या बताया था बेटा? सर्पिणी। और हुंकृति क्या होती है? हुंकार। और जो हम यह अपने देश को आजाद करवाने के लिए जो हुंकार भर रहे हैं सर्पिणी की तरह, वो भी काली है। तिस पर है गाली ए आली, तो इस पर भी हे सखी तुम क्यों इन्हें जो है चीख चीख कर गालियां दे रही हो। कि हे सखी तुम फिर भी क्यों चिल्ला रही हो, जब चारों ओर कालापन है, चारों ओर अंधेरा है, तो तुम क्यों चिल्ला रही हो। इस पर, इस पर का मतलब है इस पर भी है गाली ए आली, कि इस पर भी जो है ये जो अंग्रेज लोग हैं हमें गालियां देते हैं, तो हे सखी अब तुम क्या कहना चाहती हो मुझे बताओ। इस काले संकट सागर में, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। कि यह जो संकट आया हुआ है हमारे ऊपर, अंग्रेजों ने जो हमें पराधीन किया हुआ है, तो इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, तुम हम जो है अंग्रेजों को मरने मारने के लिए भी तैयार हैं। कोयल मुझे बोलकर तो बताओ कि तुम चाहती क्या हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कि तुम जो ये अपनी अर्धरात्रि में जो गीत गा रही हो, कैसे अर्धरात्रि में चीख रही हो, मुझे बोलकर बताओ। अपने गीतों के माध्यम से तुम लोगों को क्या संदेशा देना चाहती हो, मुझे बोलकर बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो कहता है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कि तू तो हरी भरी डाली पर बैठकर बोल रही है, लेकिन मुझे तो इस काल कोठरी में बंद किया हुआ है। तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू तो आकाश में विचरती फिरती है, जहां चाहे घूम सकती है। मुझे नसीब काल कोठरी, और मेरा जो यह संसार है यह काल कोठरी है, यह जेल है। ये कितने फुट की है? 10 फुट की है। मैं तो इससे बाहर आ जा नहीं सकता। तू तो जो है क्या है कि हरी भरी डाली पर बैठी है, और तेरा पूरे आकाश में जहां भी मन करता है विचरण करने का, घूमने का, तू जा सकती है। लेकिन मेरा तो यह काल कोठरी जो है 10 फुट का संसार ही है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तो देखिए क्या कहता है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कि यदि तू गाती है, यदि तू बोलती है, तो लोग तेरी वाहवाही करते हैं। और हमें तो यहाँ अगर दर्द होता है, अगर ये लोग हमें यातना देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हम तो आह भी नहीं कर सकते, चीख भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। फिर क्योंकि ये अकड़ जाएंगे। फिर कि यदि हम इनके दर्द देने से हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो ये अकड़ जाएंगे अंग्रेज। लेकिन हम तो रो भी नहीं सकते। तू कम से कम चीख तो सकती है, चिल्ला तो सकती है, लेकिन हम तो रो भी नहीं सकते। हमारा रोना भी यहाँ गुनाह है जेल में। रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। विषमता मीन्स क्या होता है? विषम
सम बराबर और विषम जो बराबर ना हो। मैथ्स में पढ़ते हो ना सम संख्या विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं। हाँ जी, ओड और इवन, यही होते हैं सम और विषम। तो कहते तेरे और मेरे अंदर कितना अंतर है, किसके, कवि के और कोयल के बीच में। कि देखो तू तो जहां चाहे उड़ सकती है, जहां चाहे बैठ सकती है, जो चाहे खा सकती है, जब चाहे चिल्ला सकती है, जब चाहे खुश हो सकती है, लेकिन मेरे पास तो ये ऑप्शंस हैं ही नहीं। तो तेरे और मेरे अंदर देखो कितनी विषमता है, अलगाव है, कि तेरी जो परिस्थितियां हैं वो कितनी अलग हैं किससे, मुझसे। तो तेरे और अंदर मेरे तो बराबरी हो ही नहीं सकती। बजा रही तिस पर रणभेरी, और फिर भी तू जो है, रणभेरी क्या होता है, युद्धनाद। जब युद्ध शुरू होने से पहले बजता है ना, रणभेरी के लिए जो है युद्ध शुरू होने से पहले जो आवाज आती है, वो जो बजाया जाता है उसको कहते हैं रणभेरी। और उसके बाद भी, भाई मैं तो इतना दुखी हूं, लेकिन तू तो इतनी दुखी भी नहीं है, और फिर भी तो युद्ध का नाद बजा रही है। रण होता है रण क्षेत्र, जैसे युद्ध का क्षेत्र, रणभेरी जैसे युद्ध के लिए जो नाद बजाया जाता है उसको कहेंगे रणभेरी। कि तू तो मेरे जितनी दुखी भी नहीं है, और फिर भी जो है तू क्रांति का जो है सिग्नल दे रही है, क्रांति का संदेश दे रही है। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहा क्या कर दूं। तो कहता है इस तेरी आवाज पर, इस तेरी हुंकार पर, जो तू लोगों को जागृत कर रही है, किसके लिए, क्रांति के लिए। तो तेरी इस हुंकार पर मैं अपनी कृति मीन्स रचना, कृति क्या होती है, रचना, किसकी, कवि की। तो कहता है तेरी इस पुकार पर मैं अपनी रचना से बताओ और क्या लिखूं। कोयल मुझे बोलकर तो बताओ, कि हे कोयल मुझे बोलकर बताओ, कि जो तुम ये क्रांति का स्वर आधी रात में जो बोल रही हो, उससे मैं अपनी रचना से और क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मुझे बोलकर बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोयल बोलो तो क्या कहता है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी, कि हे कोयल मुझे बोलकर बताओ, कि जो मोहनदास करमचंद गांधी ने, महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया है, सत्य अहिंसा त्याग का, देश को आजाद करवाने का जो व्रत लिया है, वो मैं लोगों के अंदर कैसे भर दूं। कि जो लोग हैं वो कैसे ये सोचे कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना है, लोगों के अंदर कैसे देशभक्ति की भावना मैं भरूं, किस प्रकार की रचना मैं लिखूं। कि हे कोयल मुझे बोलकर बताओ, कि किस प्रकार मैं जो है लेखन कार्य करूं, कि लोग जो है क्रांति के लिए आकर्षित हों, और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करें, और हमारा देश आजाद हो जाए। तो इस प्रकार जो कवि है वो जेल में बंद है, और वो चाहता है कि कोयल के माध्यम से जो है वो लोगों के अंदर क्रांति की भावना भरना चाहता है। तो आज की जो कविता है बेटा यहीं पर समाप्त होती है आपकी। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बैक एक्सरसाइज में देखें। हाँ जी बेटा, भरना, प्राणों का आसव।